नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी की बुक साइंस का क्लास 10th जो है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे आज हम, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं ये बहुत बढ़िया और आसान है। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। इसका अर्थ है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का अर्थ है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो और जो ये है समीकरण हो गया है। अब जब नेक्स्ट करेंगे हम कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। ये जो है इसका अर्थ हो गया है कि जीवन की निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और सोचें कि क्या होता है जब। फिर हम जो नेक्स्ट है ये है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। इसका अर्थ है गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे के तवे पैन कील को नम्य वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेटेड अंगूर किण्वित हो जाते हैं। नेक्स्ट है फूड इज कुक्ड, मतलब खाना जो है वो पक गया है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर में पचता है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सेंटेंस है और चैप्टर को समझिए। बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। उपयुक्त सभी स्थितियों में प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति और पहचान कुछ हद तक बदल गई है। ठीक है, ये हमने अभी रीड किया है और इसको समझ लिया है आप लोगों ने, तो बताइएगा। नाउ हम पढ़ते हैं वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। हम अपनी पिछली कक्षाओं में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पहले ही जान चुके हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक प्रक्रिया हुई है। ठीक है मित्र, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यू में perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया का असल में क्या मतलब है। हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है? आइए इन सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ गतिविधियां करें। गतिविधियां क्या हैं?
ये दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1 में। ऑप्शन दिस एक्टिविटी नीड्स दैट द टीचर्स असिस्टेंस, इट would be better if students wear suitable eye glasses। ठीक है, आप समझे इसको। इसमें लिखा है कि गतिविधि जो है, ये जो आपने ये देख रखा है, ये बना रखा है जो यहाँ पर चार्ट, इसको देखिए और इसमें समझिए। इसमें बोला है सावधानी रखनी है, मगर ठीक है, आपको रखनी क्या है, सावधानी। इस गतिविधि के लिए आवश्यक है शिक्षक की सहायता से बेहतर होगा कि छात्र उपयुक्त चश्मा पहने। ठीक है श्रीमान जी। नेक्स्ट है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। लगभग 3-4 सेमी लंबे मैग्नीशियम रिबन का सैंड पेपर से रगड़कर साफ करें। सॉरी। नेक्स्ट हम जो है इसमें क्या करेंगे, बोला जो गया है, इसमें बोला गया है नेक्स्ट है होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. इसका अर्थ है कि इसे चिमटे की सहायता से पकड़े, इसे स्प्रिट लैम्प या बर्नर का उपयोग करके जलाएं और इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा करें। जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन को जितना संभव हो सके उतनी दूर रखकर जलाएं। ठीक है, अपनी आंखें थोड़ा दूर ही रखें। What do you observe? तो आपने क्या महसूस किया, उसको ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा है ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। ठीक है, आपने ये सब देखा है वॉच ग्लास में। इसमें लिखा है हवा में मैग्नेशियम रिबन का जलना और वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एकत्रित होना। ये आप देख रहे हैं जो है टंग है, ये पर ये बर्नर है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये वॉच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये सब चीजें हैं, आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा लेकिन टीचर के साथ कीजिएगा। ठीक है, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो आगे की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो नेक्स्ट पेज जो है वो हम रीड करेंगे, वो है ये। तो इसमें दिया गया है आपका यू must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. इसको समझिए आप। इसमें बोला गया है आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में बदल जाता है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह हवा में मौजूद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया करने के
कारण बनता है। ठीक है, अच्छी तरह समझ लिया आप लोगों ने। अब हम एक्टिविटी थर्ड में देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक, एक्टिविटी 1.3 में लिखा है टेक अ सॉरी 1.3 में नहीं, हम पहले 1.2 देखेंगे। 1.2 में एक्टिविटी में जो दिया गया है वो दिया है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करना है आपको, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लें। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। इसमें पोटेशियम आयोडाइड घोल मिलाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या निरीक्षण करते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है क्या निरीक्षण करते हैं आप। ठीक है, और फिर हम देखते हैं, हम इसमें देखते हैं 1.3 एक्टिविटी में क्या होता है। 1.3 एक्टिविटी है, इसमें देखते हैं क्या होता है। टेक ए फ्यू जिंक granules in a conical flask or a test tube। ठीक है, एक स्क्वाकार फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ कण ले। ठीक है श्रीमान जी, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऐड ड्यूलाइट हाइड्रोक्लोराइक एसिड और सल्फ्रिक एसिड टू दिस फिगर 1.2, जिसमें आपने बताया था मैंने आपको। ठीक है, हैंडल द एसिड विद केयर, ये जरूर याद रखना है आप। ठीक, इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल और या सल्फ्रिक अम्ल मिलाएं, और सावधानी जरूर रखनी है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक, ये इसलिए हम बोलते हैं कि आपको ये सब किसी टीचर के साथ करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक granules। क्या आपने जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास कुछ घटित होते हुए देखा। और जो नेक्स्ट है वो है टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। स्क्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श करें, क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन होता है। फ्रॉम द अबव 3 activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। उपयुक्त तीनों गतिविधियों में से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कोई भी अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है या नहीं। ठीक है, change in sight, change in color, evolution of a gas, change in temperature। राज्य में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, एक गैस का विकास, तापमान में परिवर्तन। ठीक, ये जो है ये इस प्रकार होते हैं। as we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। जब हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। हम इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं और उनके प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो स्टडी करनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, सुनना पड़ेगा एटलीस्ट।
अब हम पढ़ते हैं 1.1 केमिकल इक्वेशंस को। ठीक, रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं हम। ये है रासायनिक समीकरण। एक्टिविटी 1.1 में कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence from is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. ठीक है, इसमें बोला गया है कि गतिविधि 1.1 को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में रासायनिक प्रतिक्रिया का यह वर्णन काफी लंबा है। इसे छोटे रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा करने का सबसे सरल तरीका इसे एक वाक्य के रूप में लिखना है। शब्द समीकरण। The word equation for the above reaction would be, हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट जो तैयार होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। ये रिकेंट्स है तो इसमें लिखेंगे मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन प्रतिक्रियाशील, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे, ये है द सबस्टेंस दैट undergo chemical change in the reaction 1.1. Magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. A word equation show change reaction to product through an arrow placed between the reactants are written the left hand side with a plus sign। ठीक है, with a plus sign between them। Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them। The arrowhead point towards the product and show the direction of the reaction। ठीक है, इसको समझेंगे हम। प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाले पदार्थ 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं। ठीक, नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो प्रक्रिया के दौरान एक उत्पाद के रूप में बनता है। एक शब्द समीकरण अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन को उनके बीच रखे गए तीर के माध्यम से दिखता है। अभिकारकों को बाएं और उनके बीच एक प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसी तरह उत्पादों को उनके बीच एक प्लस चिन्ह के साथ दाएं ओर लिखा जाता है। तीर उत्पादों की ओर इशारा करता है और दिशा दिखाता है। ठीक, अब आप ये समझ ही गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट पेज में जाएंगे और उसको रीड करेंगे कि कैसे क्या है। 1.1.1 जो है ये इसमें रिटर्न दिया हुआ है, जैसे भी ये है। ठीक है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप बोर हो गए होंगे, बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा।
लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मजा आने लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं हम। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखना। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? ठीक, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फॉर concise and useful if we use chemical formulae instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as इसमें बोला गया है क्या रासायनिक समीकरणों को दर्शाने का कोई और छोटा तरीका है? रासायनिक समीकरण को शब्दों के बजाय रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यदि आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र याद हैं, तो उपयुक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाता है। Now compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS, means left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element the same on the both the sides? If yes, then the equation is balanced. If not, the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. ठीक है, इसमें क्या है कि तीर के बाएं और दाएं तरफ, ठीक, तीर के बाएं और दाएं तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिने और तुलना करें। क्या दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि हाँ, तो समीकरण संतुलित है। यदि नहीं, तो समीकरण ऐसा रसायन समीकरण किसी प्रतिक्रिया के लिए एक कंकाल रासायनिक समीकरण है। समीकरण 1.2 हवा में मैग्नीशियम के जलने के लिए एक कंकाल रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे अब हम 1.1.2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. इसका अर्थ हो गया कक्षा नौवीं में आपने जो पढ़ा होगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, उसे याद करें। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद
ठीक है, जो उत्पाद है बना, ठीक है, अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्पादों में उपस्थिति तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले और बाद में प्रतिक्रिया तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक, ये जो है इसमें ये बोला गया है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम before and after a chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation balanced? Let us learn about balance a chemical equation step by step. ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अब हम इसको। तो इसमें बोला गया है कि जो आपने बोला ना अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक है, और इसलिए हमें एक कंकाल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में चरण दर चरण सीखे, बाय स्टेप सीखे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप क्या है? द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटीज में बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्रियाकलाप 1.3 के लिए शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। ठीक, द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 इक्वल, मतलब आगे बढ़ेंगे तो ZnSO4 प्लस H2। ठीक, let us examine the number of atoms of different element on the both side of the arrow। ठीक, उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। आइए तीर के दोनों ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की जांच करें। ठीक, जांच करते हैं, तो जांच में फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो है हम देखते हैं, इसमें लिखा है एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरोज। ठीक है, इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप ये देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा है कि ये चूंकि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Fv प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। ठीक, ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे क्या है नेक्स्ट पेज पे। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक, इसको पढ़ते हैं। ये है टू बैलेंस ए केमिकल, इसमें जो लिखा है स्टेप वन में लिखा है, क्या लिखा है स्टेप वन में, देखते हैं हम अभी। ये जो आपने देखा, इसमें हम देखेंगे टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये जो चरण 1 है, इसमें लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएं।
समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी ना बदलें। ठीक है, इसमें लिखा है Fe+H2O, आगे बढ़ेंगे तो Fe3O4+H2। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप करेंगे हम लेट लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5। अब इसमें सेकेंड में लिखा है असंतुलित समीकरण 1.5 में मौजूद विभिन्न तत्वों के परिणाम पर परमाणुओं की संख्या सूचीबद्ध करें। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप है इट इज ऑफन convenient to start balance with the compound that contains maximum number of सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया है। हम यहाँ पर थे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इट मे बी रिएक्टेंट ऑफ और ए प्रोडक्ट in that compound. Select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS, the right hand side and left hand side. अब हम इसको समझेंगे। इसमें बोला क्या गया है? चरण 3 में बोला गया है अक्सर उस यौगिक से संतुलित बनाना शुरू करना सुविधाजनक होता है जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। ठीक, यह अभिकारक या उत्पाद हो सकता है। उस यौगिक में उस तत्व का चयन करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो। इन मानदंडों माप होना चाहिए था, मानदंडों का उपयोग करके हम FeO और उसमें मौजूद तत्व ऑक्सीजन का चयन करते हैं। दाएं पक्ष पर 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं और बाएं पक्ष पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, to balance the oxygen atoms, atom of oxygen in reactants in products। ठीक, अभी पढ़ते हैं to equalize the number of atoms it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reactions. For example of balance of oxygen atoms, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 or H2O4. Now the partly balanced equation becomes Fe plus OH2O और Fe3O4 plus H2। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि ये जो बैलेंस था इसको समझेंगे हम ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए। ठीक, फिर दूसरा क्या है? परमाणुओं का संख्या को बराबर करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि हम अभिक्रियाओं में शामिल यौगिकों या तत्वों के सूत्रों को बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम गुणांक 4, ठीक है, गुणांक 4 को 4H2O के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, ना कि H2O या H2O के रूप में। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बन जाता है। ठीक है भाई, अब हम करेंगे चैप्टर
Step 4. Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partly balanced equation. Fe और H परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। आगे पढ़ने के लिए इनमें से कोई भी तत्व चुनें। आइए आंशिक रूप में संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करें। ठीक है। To equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right side. H परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए दाएं पक्ष पर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 4 कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि लिखा है ना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल टू बैलेंस इन रिएक्टेंस 8, इन 4H2O 8, इन प्रोडक्ट 2 इंटू इन H2 2 इंटू 4। ठीक है, ऐसे करना है ये सब। फिर उसके बाद जो है हम ये देखेंगे, अगर इसको देखें तो आप, ये आ गया, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ये आ गया है Fe प्लस 4H2O Fe3O4, ठीक है, 4H2O, ठीक है, ये सब आ गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्टेप 5 पढ़ेंगे हम। स्टेप 5 में क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। You find that only one element is left to be balanced, that is iron। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि उपयुक्त समीकरण की जांच करें और तीसरा तत्व चुने जो संतुलित नहीं है। आप पाएंगे कि संतुलित होने के लिए ये केवल एक तत्व है, वह है लोहा। ठीक है, एटम्स ऑफ आयरन इनिशियल टू बैलेंस इन रिएक्टेंस 1 in Fe 1 into 3, प्रोडक्ट 3 in Fe3O4 3। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या है। To equalize Fe, we take 3 atoms of Fe on the LHS 3। देन जो है हम स्टेप जो है अब ये करेंगे, 6 में पढ़ेंगे। द फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इसमें जो है 6th में क्या दिया है, अंत में संतुलित समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए हम समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की गणना करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ EQ are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. Hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, समीकरण जो बोला गया है ये, इसमें ये है कि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक, समीकरण अब संतुलित है। रसायन समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को
हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है क्योंकि हम सबसे छोटे पूर्णांक गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम 7th स्टेप पढ़ेंगे। इसमें लिखा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. ठीक है, इसमें बोला गया है कि भौतिक भौतिक अवस्थाओं के प्रतीक लिखना ध्यान पूर्वक जांच करें। ठीक है, इसमें बोला गया है ये फिर कहता है कि उपयुक्त संतुलित समीकरण, क्या यह समीकरण हमें प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में कुछ बताता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है टू मेक द केमिकल इक्वेशन और more informative, the physical states of the reactants and the product are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reaction and product are represented by the notants G, I, E, Q and S. Represently, the word aqueous AQ is written if the reactant of product is present as solution in water. ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए अभिभावकों और उत्पादों की भौतिक आवश्यकताओं का उल्लेख करके रासायनिक सूत्रों के साथ किया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों का गैसेस, तरल, जलीय और ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G1, AQ और S संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जलीय AQ शब्द तब लिखा जाता है जब अभिकारक और उत्पाद पानी में घोल के रूप में मौजूद हो। ठीक है, घोल के रूप में मौजूद हो। जैसे कि ये है 3FeS 4H2O G, फिर है Fe3O4S प्लस 4H2G। नोट करें that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ठीक है, ध्यान दें कि प्रतिक्रिया G का प्रयोग H2O के साथ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ठीक, then usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. आमतौर पर भौतिक अवस्थाओं को रासायनिक समीकरण में शामिल नहीं किया जाता जबकि उनके निर्दिष्ट करना आवश्यक न हो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalysts, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, ठीक है, और कभी कभी प्रक्रिया की स्थितियां जैसे तापमान, दबाव, प्रयुक्त आदि समीकरण में
तीर के ऊपर और या नीचे दर्शाए जाते हैं। उदाहरण के लिए है COG प्लस 2H2G 340 एटम, ठीक है। CH2OH1 प्रकाश है जो है 6 CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल, सूर्य का जो क्लोरोफिल है वो है C6H12O6 प्लस 602 प्लस 6H2OI, ठीक है। यूजिंग द स्टेप कैन यू बैलेंस गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर, ठीक है। ये आप बैलेंस कर सकते हैं इसमें। अब हम ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं इनको रीड करेंगे, ठीक, इनको रीड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो हैं। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्न इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले उसे साफ क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप रीड कर सकते हैं और जो पढ़ा है आपने उसके बेस पे ही है ये, ठीक है। आप इनको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। Write the balance equation for the following chemical reaction: hydrogen plus chloride, hydrochloride, barium chloride, aluminium sulfide, barium sulfide, aluminium chloride, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, ठीक। थर्ड है सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था प्रतीकों सहित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये है यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble बेरियम सल्फाइड एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड के विलयन अभिक्रिया करके लघुनशील बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड का विलयन देखते हैं। Sodium hydro solution in water reacts the hydrochloric acid solution in water in produce sodium chloride solution and water, ठीक है। इसमें बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलियम जल में के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलियम और जल बनता है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें दिया गया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार। वी have learnt in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture appear from elsewhere. Actually, the chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to product new substance. You will study about type of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि हमने कक्षा 9वीं में रासायनिक
अभिकरण के दौरान, ठीक है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते, न ही परमाणु मिश्रण से गायब होते हैं या कहीं और से प्रकट होते हैं। दरअसल रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थों के निर्माण के लिए परमाणुओं के बीच बंधनों को तोड़ना और बनाना शामिल होता है। आप अध्याय 3 और 4 में, ठीक है, अध्याय 3 और 4 में आपने जो है परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधनों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ए क्विक लाइम इन ए बेकर और slowly add water to this. Touch the beaker showing in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? ठीक है, ये बीकर है, ये वाटर है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, और इसमें बोला गया है कि एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना की थोड़ी मात्रा लें, इसमें धीरे धीरे पानी डालें और जो चित्र है 1.3 में दिखाया अनुसार बीकर को स्पर्श करें। क्या आपको तापमान में कोई परिवर्तन महसूस होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slacked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। ठीक, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रियाएं करके भुजा हुआ चूना कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये है CaOS क्विक लाइम प्लस H2OI, CaOH2 QA स्लैक लाइम प्लस हीट। ठीक, नेक्स्ट है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल product calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है संयोग प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए अब आप, संयोग प्रक्रिया कहलाती है ये। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे ए सॉल्यूशन of salt lime product by the reaction 1.13 used of a whitewashing was calcium hydroxide reacts slowly with the carbon hydroxide in air to form this layer of calcium carbonate on the vase. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shining finish to the vase. It is interesting to remember that the chemical formula for marble is also CaCO3। ठीक है, इसमें बोला गया है अभिक्रिया 1.13 द्वारा उत्पादित बुझे हुए, ठीक है, इसमें बोला गया बुझे हुए जो द्वारा उत्पादित बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। ठीक है,
सफ़ेद करने के 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और दीवारों को चमकदार बनाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। ठीक है। अब ये जो है CaOH2 प्लस CO2G कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3S कैल्शियम कार्बोनेट, H2 प्लस H2OI। ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, CS प्लस O2G, जो नेक्स्ट है CO2G। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2G एंड O2G। ठीक है। ये जो है कुछ संयोग अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। कोयला जलन, जैसे कोयला जलाना जो है ये है आपने जो CSO2G प्लस इक्वल टू CO2G है जो ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब दो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक दार तत्व या यौगिक संयोजक होकर एक कल उत्पाद बनाते हैं तो अभिक्रियाओं को संयोजिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है श्रीमान जी। In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। ठीक है श्रीमान। विकल्पिक 1.4 में हमने यह भी देखा कि बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा श्रेणी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो हम जो अदर एग्जाम्पल है उसे देखेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचर गैस, CH4G plus 2OGG, CO2G plus 2H2OG। Do you know that respiration is an exothermic process। ठीक है। इसमें कहा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण, प्राकृतिक गैस का जलना। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि संक्षेपण एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। इसमें दिया है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। During digestion, food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato, bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है। हम यह ऊर्जा हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से मिलती है। पाचन के दौरान
भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसकी प्रक्रिया आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यह C6H12O6 AQ प्लस 6O2 AQ 6CO2 AQ 6H2OI प्लस एनर्जी ग्लूकोज। ठीक है, अब हम जो है इसको ये आगे पढ़ेंगे। ये है the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। ठीक है, इसमें बोला गया है कि वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, identify the type of the reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। इसमें बोला गया है कि क्रियाकलाप 1.1 में होने वाले अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, जहां एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेक अबाउट 2 ग्राम ferrous sulfide crystal in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfide crystal. Heat the boiling the tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystal after heating। इसमें बोला गया है एक शुष्क उबलती नली में लगभग 2 ग्राम फेरस सल्फाइड क्रिस्टल लें। फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का रंग देखें। चित्र 1.4 में दिखाए अनुसार क्वथन ट्यूब को बर्नर या स्पिरिट लैंप की लो पर गर्म करें। गर्म करने के बाद क्रिस्टल का रंग देखें। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है इसमें बोला गया है Have you noticed that the green color of the ferrous sulfide crystal has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfide। क्या आपने गौर किया है कि फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का रंग हरा होता है? क्या बदलाव आया है? आप जलते हुए सल्फर की विशिष्ट गंध भी सूंघ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो है इन दिस रिएक्शन you can observe that a simple reactant break down it to give simpler product। This is a decomposition reaction। Ferrous sulfide crystal FeSO4 7H2O lose water when the heated and the color of the crystal changes। It then decomposes of ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases। ठीक है,
इसमें बोला इस अभिक्रिया, ठीक है, इसमें बोला गया इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि एक एकल अभिकारक सरल उत्पाद देने के लिए विघटित हो जाता है। यह एक अपघटक अभिक्रिया है। फेरस सल्फाइड क्रिस्टल गर्म होने पर पानी खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। यह फिर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस है जबकि SO2 और SO3 जो है वो गैस है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement when a decomposition reaction carried out by heating it is called the thermal decomposition. ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, इसमें जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित करना एक महत्वपूर्ण अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या क्विक लाइम कहा जाता है। इसके कई उपयोग हैं। एक, सीमेंट के निर्माण में जब अपघटन अभिक्रिया को गर्म करके किया जाता है तो इसे थर्मल अपघटन कहा जाता है, ठीक है, थर्मल अपघटन कहा जाता है इसे। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongues and heat it over flame as shown in figure 1.5. What do you observe? Note down the change in if any. एक उबलती नली में लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लें। उबलती नली को चिमटे से पकड़ें और उसमें आग पर गर्म करें, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट करें, ठीक है। You will observe the emissions of brown fumes. These fumes are of nitrogen oxide NO2. The reaction that takes place is, ठीक है, आप भूरे रंग का धुआं निकलते देखेंगे। ये धुआं नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NO2 का होता है। जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह है, ठीक है। ये हमने जो है अभी अप्रोक्सीमेटली 8 पेजेस जो हैं पढ़ दिए हैं और आपने समझ भी लिए होंगे। तो मैं ये कहूँगा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं, तो 1 घंटा काफ़ी हो जाता है, फिर आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और आप प्लीज़, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सकता है अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कुछ भी लोगों को जो है मुफ्त में शिक्षा मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।